नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। सर, हमें कैंसर से जुड़ी तमाम समस्याओं और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। एक बात और आपको बता दें कि सर निदेशक है देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल इंदौर के। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैंसर दिवस के मौके पर क्या कुछ खास पहल आपके अस्पताल ने की है और बतौर एक कैंसर विशेषज्ञ आपके लिए यह दिन कितना खास है? देखिए, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। और कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व के साथ ही भारत के अंदर भी बढ़ रहा है और एक ये महामारी का रूप ले रहा है। हृदय रोगों के बाद में सबसे ज्यादा मृत्यु दर कैंसर में हो रही है। आज प्रति वर्ष लगभग 80 लाख मरीज नए कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसमें से करीब 70% मरीजों की मृत्यु 1 वर्ष में हो जा रही है। भारत में लगभग 8 से 10 लाख मरीज हर साल कैंसर पीड़ित हो रहे हैं। तो एक ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और WHO के अनुसार ये आंकड़ा 2025 में दुगना से ज्यादा होने वाला है। मृत्यु दर लगभग 80% हो जाएगी। अभी अब 70% बोल रहे हैं, 80% हो जाएगी। तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कैंसर से हम कैसे बचें, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसके अंदर। और हमारा जो युवा वर्ग जो इस समय नशे के अंदर जो पान, गुटखा, तंबाकू और जो शराब का सेवन कर रहा है और यही कैंसर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं और इसकी अवेयरनेस जरूरी है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और हमारा देवी अहिल्या हॉस्पिटल भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। जी, ठीक है। दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करें कि कैसे कैंसर हमारे शरीर में स्थान हासिल करता है, कैसे हमारे शरीर को जकड़ लेता है, किस तरह से असर करता है हमारे शरीर पर यह घातक बीमारी कैंसर। जी बिल्कुल सर। कैंसर जो होता है, कैंसर के बहुत सारे अननोन फैक्टर्स मौजूद हैं और कैंसर हमारे शरीर के अंदर हम कहेंगे कि हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो हमेशा ग्रोथ करती रहती हैं और जब उन सेल्स का जो ग्रोथ का नियंत्रण हो जाता है, अनियंत्रित हो जाती हैं, तो वो अनकंट्रोल होके वो सेल्स एक नोड्स का रूप में, एक लीजन के रूप में और कैंसर के रूप में वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये कैंसर जब एक लीजन या गांठ के रूप में हमारे शरीर के अंदर आता है या हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स पैदा होते हैं जिसके अंदर हमें भूख नहीं लग रही है या कहीं से हमें ब्लड आ रहा है या हमें एसिडिटी हो रही है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं और उस समय यदि हम इसकी प्रॉपर रूप से जांच नहीं करते हैं तो फिर वो कैंसरस बाद में हो जाता है। और क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कैंसर के कि एक मरीज जल्दी समझ जाए, आसानी से समझ जाए कि हाँ, उसे कैंसर की जांच करा लेना अब अनिवार्य है? जी, किसी भी जगह में हमें कोई एक छोटी सी नोट का बनना है, किसी छाले का आना है या हमें रेक्टम के थ्रू ब्लड का आना है, मुंह से हमें कोई छाला हमें हो गया है, पेट यदि हमारा दर्द कर रहा है और बार बार हमें वॉमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं ये एक प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में हमें पता लगते हैं। तो हमें तुरंत इसकी हमें इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और पता लगाना चाहिए और यदि फर्स्ट स्टेज में ही इसका हम पता लगा लेते हैं तो निश्चित ही कि कैंसर से हम बहुत जल्द छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल कि जब ये डायग्नोज हो जाए, जब ये इन्वेस्टिगेट हो जाए कि हाँ हमें कैंसर है, डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे, रिपोर्ट में ये पॉजिटिव हो जाए, तब किस तरह के कदम हम उठाएं, किस तरह के एहतियात बरतें, किस तरह से इलाज की शुरुआत कराएं कि हम इससे जल्दी निजात पा सकते हैं? देखिए क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर का जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यही होता है कि जैसे ही हमें प्राइमरी स्टेज के अंदर हम किसी डॉक्टर पास जाते हैं और हम मेडिसिन लेने के बाद यदि वो ठीक नहीं होता है तो हम फिर एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन या MRI हम करते हैं। तो जब हमें पता लगता है कि MRI या सीटी स्कैन के अंदर तो हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि हमें बायोप्सी करना है और हम उस ऑर्गन्स की बायोप्सी करते हैं और उससे कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है और इसके बाद में फिर वही सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है। तो यही एक कैंसर का एक प्रोटोकॉल है जनरली हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर, कि यही एक कैंसर का तरीका है और हम देखते हैं कि फिर वो कैंसर कुछ समय बाद रिकरेंस होता है और जब रिकरेंस होता है तो फिर कैंसर से बाहर आना मुश्किल होता है। कैंसर की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कह सकते हैं किस तरह के कैंसर होते हैं और अब तक आपने आपके करियर में किस किस तरह के कैंसर के मरीज देखे हैं जिन्हें आपने इलाज दिया है?
हाँ, देखिए, सब शरीर के अंदर जब कैंसर आता है तो अलग अलग जगह में कैंसर है। यदि टंग पे कैंसर हो तो टंग कैंसर, यदि गाल में हो तो बकल म्यूकोसा, लेरिंग्स फेरिंग्स गले में हो तो हम लेरिंग्स या फेरिंग्स कैंसर बोलते हैं। स्टमक में है तो स्टमक कैंसर, इसोफेगस कैंसर, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये सब अलग अलग कैंसर के प्रकार हैं। परंतु हमारा ये मानना है कि जब शरीर में कैंसर कहीं भी होता है किसी भी जगह, तो वो पूरे शरीर में ही कैंसर आ चुका होता है और शरीर का जो वीक पार्ट जो होता है वो वहाँ पर हमें कैंसर की पुष्टि होती है। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के हर प्रकार के मरीज हमारे पास में आ रहे हैं और हर प्रकार के मरीज के और हर स्टेज के मरीज का देवलिया हॉस्पिटल इलाज कर रहा है। कैंसर होने का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? किन चीज़ों की वजह से? क्या कोई खान पान, किस चीज़ का परहेज ना कर पाना या किसी चीज़ के संक्रमण में आना, किस तरह की से बीमारी शरीर में जन्म लेती है? देखिए, कैंसर होने के अननोन फैक्टर्स हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हमारा आज के समय में जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, पूरा बदलता जा रहा है और हमारी जो फैक्ट्रियां हैं उससे जो केमिकल्स निकल रहे हैं उसको सही रूप से उसका निस्तारण नहीं किया जाता है। हमारा एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम इतने सारे हमारे जो व्हीकल्स हो गए हैं, पेट्रोल डीजल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो धुआं आ रहा है उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उससे हमें लंग कैंसर के रूप में हमें हो रहा है। तो ये एक तो ये फैक्टर ये हो गए। इसके अलावा हम जो भी भोजन ले रहे हैं, हमारे भोजन में पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। जो भी हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या हम जो गेहूं चावल हम जो भी ले रहे हैं, ये सभी में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पेस्टिसाइड ही हमारे शरीर में जा रहा है और कैंसर के रूप में हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। आपके हॉस्पिटल में कितने प्रकार के कैंसर का इलाज किया जाता है और मरीज अगर कैंसर से पीड़ित है तो वो किस तरह आपके अस्पताल पहुंच सकता है और कैसे उसका उपचार ले सकता है, समझाएं। हाँ, देखिए, हमारा देवीलाल हॉस्पिटल अपने एक विशिष्ट इलाज के लिए पूरे देश में जाना जा रहा है। हमारा जो इलाज है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम करते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के है। हमारा मानना है कि कैंसर को हम जितना छेड़ते हैं कैंसर उतना ही बढ़ता है और प्रैक्टिकली प्रूव भी होता है कि एक बार हमने सर्जरी कर दी है, फिर दोबारा सर्जरी होती है, फिर तीसरी बार सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी करने के बाद दोबारा से रिकरेंस होता है, फिर हम कीमोथेरेपी करते हैं, तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ती जाती है। हमारा जो इलाज है वो हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, उससे हम इलाज करते हैं और हमारे अस्पताल में हर प्रकार के कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर को लेकर कोई विशेष उम्र ऐसी सामने आई है कि इस उम्र में कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं? कुछ ऐसे कोई कारण है, ऐसा कोई विषय अब तक सामने आ पाया है? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर की कोई उम्र नहीं है जी। और अभी हम देखते हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ये कैंसर हो रहा है और वो कैंसर होने का मेन फैक्टर मैंने अभी बताया कि टोबैको का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने पर ये कैंसर हो रहा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको अंदर भी माइलोमा है या ब्लड कैंसर है, ये देखने में आ रहा है। तो और ये भी देखने में आ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी एज 80 साल हो गई है और 80 साल की उम्र में भी कैंसर हो रहा है। तो 50 साल के बाद तो कैंसर के मरीज मिलते ही हैं, परंतु इस समय हम देख रहे हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर भी कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ड कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है? क्या कुछ इसकी खूबियाँ हैं? अगर आपके अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है तो किस तरह से आप इसका इलाज करते हैं इस ट्रीटमेंट के जरिए? हाँ जी, हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी का जो इलाज है इसके अंदर हर्बल मेडिसिन हैं। हम जो प्लांट अपने नेचर से, सनरेज से अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं अपने जीवन काल के अंदर, उसको हम कोहेबेशन मेथड से हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और हम उसको इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें से अल्कलाइड्स को और केमिकल्स को हम बाहर कर देते हैं और हमारी मेडिसिन में एनर्जी है। और हमारी मेडिसिन की स्पेशलिटी ये कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी एनाल्जेसिक होती है। ये कैंसर के ट्यूमर सेल्स को कम करती है, उसको पेन को खत्म करती है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, पल्स डिस्चार्ज हो रहा हो या जितने भी सिम्टम्स होती है उसको ये मेडिसिन खत्म करती है। साथ में हमारी ये मेडिसिन ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है और हम इसको प्यूरिफाई कर देते हैं तो कैंसर को
पूर्ण रूप से रूट आउट किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आ रहे हैं जो मेटास्टेटिस वाले हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। कैंसर की 3rd और 4th स्टेज के कैंसर मरीजों के तमाम तकलीफ़ों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इलाज जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से फ़ायदेमंद है, और कौन कौन सी स्टेज पर जाने के बाद तक कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब 3rd स्टेज और 4th स्टेज पे जब मरीज होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे मरीज आते हैं जो टाटा से, एम्स से या बड़े बड़े कैंसर अस्पतालों से अपना इलाज कर चुके होते हैं, अपनी रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी कर ले होते हैं, और दोबारा से रिकरेंस होता है, तो हमारे शरीर की इतनी इम्यूनिटी नहीं बचती है, इतनी ताकत नहीं बचती कि दोबारा से कीमोथेरेपी ले सकें। उस स्टेज के अंदर उनको पेन डेवलप हो जाता है, और जब पेन डेवलप होता है तो वर्ल्ड में पेन का अभी तक कोई इलाज नहीं है, केवल हम मॉर्फिन या पैथेडिन पे मरीज को हम डाल देते हैं, और हमारे बड़े बड़े अस्पताल बोल देते हैं कि आप घर ले जाके इनकी सेवा करिए। उस स्टेज में पेशेंट्स देवेले हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और मरीज जब आते हैं तो बहुत तकलीफ में होते हैं। ऐसे मरीज होते हैं जो 6 से 8 मॉर्फिन खाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही वो एडमिट होते हैं उनकी मॉर्फिन को हम टोटल बंद कर देते हैं, और हम उनको 24 घंटे 48 घंटे में उनका 50 to 80%, 90% तक पेन को हम रिलीव कर देते हैं। साथ में उनकी जो भी तकलीफ है, जो वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, इनको वॉमिटिंग हो रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको भी हम बंद कर देते हैं, और 7 दिनों में पेशेंट को लगभग इतना आराम दे देते हैं कि यहाँ से वो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ अपने घर जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन बहुत ही फ्रेंडली मेडिसिन है, और बहुत ही प्राकृतिक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्या वाकई इस ट्रीटमेंट से कैंसर रोग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? ये संभव है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है, और हमारे अस्पताल में एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे कह दिया गया है कि ये मरीज 1 महीने या 2 महीने ही जी पाएगा, और वो हमारे यहाँ उसने इलाज लिया है, और वो मरीज हमारे यहाँ 2 साल से 3 साल से वो मरीज अभी भी अलाइव है, और बहुत ही हेल्दी पर्सन है, और उनका मेटास्टेटिस था वो ठीक हो गया है। ऐसे भी मरीज आए हैं जिसको कहेंगे कि 1 महीने के अंदर ही उसका कैंसर ठीक हो गया है। तो हमारे यहाँ मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी ठीक हो रहे हैं। चूंकि हम ये बोलते हैं कि हमारा इलाज प्राकृतिक है, और हम उनके डाइट में, खान पान में परिवर्तन करते हैं, और पेशेंट कैंसर से बाहर आ जाते हैं। अगर आप इस तरह का दावा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो मरीजों के लिए। और ऐसे मरीज जो उम्मीद छोड़ चुके हैं कैंसर से ठीक होंगे, हो पाएंगे कभी ज़िंदगी में वो, या ज़िंदगी की जंग जीत पाएंगे, कई तरह की टेंशन वो लोग लेकर बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने माध्यम से? हाँ, मेरा संदेश तो यही है कि कैंसर से हमें डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है, और हम कैंसर से लड़ लेंगे तो निश्चित ही कि हम कैंसर से हम जीत जाएंगे। और हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास क्लिनिकल रिकॉर्ड उपलब्ध है। जैसे मैंने कहा है कि मेटास्टेटिस के मरीज ठीक हो रहे हैं, तो हमारे पास मरीज हैं, आते हैं, उनका सिटी स्कैन होता है, हमारा इलाज करते हैं, दोबारा से हम सिटी स्कैन करते हैं, तो वो कैंसर की नोट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से ठीक हो जाती हैं। तो ये क्लिनिकल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। तो इसके हमारे पास ऐसे कई रिकॉर्ड मौजूद हैं। कैंसर के इलाज में कीमो और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घातक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय, क्या कुछ सावधानियाँ, कैसे इससे निजात पाएं? हाँ, देखिए क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी, हम सभी लोग जान रहे हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी। तो इससे इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि हमें हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, और हमारे भोजन के अंदर हमारे कैंसर के मरीज हैं उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि हम प्रोटीन फ्री डाइट लें। हम हाई प्रोटीन डाइट ना लें, हम नॉनवेज है, अंडे हैं, नट्स हैं, खारक बादाम है, इसका उपयोग नहीं करें, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि लिविंग जो हमारे फ्रूट्स होते हैं इस पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम अपने शरीर अपना हम लोग लेंगे, खाएंगे, तो निश्चित है कि इससे एनर्जी आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी डेवलप होगी, और आपके कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाएंगे। बिना कीमो, बिना रेडिएशन के कैसे इलाज करते हैं आप, कैसे ये संभव है? हाँ सर, एक्चुअली ये पता है ना कि हमारी मेडिसिन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, और हमारी मेडिसिन
में एनर्जी है और हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक है। हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और हमारी मेडिसिन का हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। जहां पेन होता है, जहां जिस वुंड्स होता है या जहां अल्सर होता है, वहां पे हम उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने से ही पेशेंट्स के अंदर सब चीजों में परिवर्तन होता है। और साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के रूप में हम अपनी मेडिसिन को हम डायल्यूशंस के रूप में, मिक्सचर के रूप में, पिल्स के रूप में हम उनको देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मरीज आते हैं उनका बिना किसी तकलीफ के हम इलाज करते हैं और पेशेंट को बहुत जल्द आराम होता है। मैंने कहा ना कि हमारा जो ट्रीटमेंट है आधे घंटे में ही पेशेंट को 50-60% आराम दे देता है कई केसेस के अंदर। जी, बहुत अच्छी बात है। और कीमो और रेडिएशन का उपचार करवा चुके ऐसे मरीज जो अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट का लाभ लेना चाहें तो क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं? और अगर लाभ लेते हैं तो क्या दोनों थेरेपी में कोई अंतर है, कोई टकराव है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या ऐसा? अगर नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल हमारे पास मैक्सिमम मरीज वही आते हैं जो अपना कीमोथेरेपी, रेडिएशन अपना इलाज ले चुके होते हैं और उसके बाद हमारा इलाज लेते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे मरीज हमसे राय लेते हैं कि सर हम आपका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमें हमारे परिवार के रिश्तेदार बोल रहे हैं कि आपको कीमोथेरेपी भी लेना है, तो हम उन पर छोड़ देते हैं कि आप कीमोथेरेपी आप लें और साथ में हमारी मेडिसिन भी लें। तो हमारी मेडिसिन तो कोई नुकसान करती नहीं है और आपकी कीमोथेरेपी के जो सिम्टम्स है उसको भी ये खत्म कर देगी। चूंकि हम हमेशा अपने मरीजों को सजेस्ट करते हैं कि आप कीमोथेरेपी मत लीजिए क्योंकि कीमोथेरेपी शरीर को नुकसान ही कर रही है। पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर कैंसर मरीजों के इलाज में किस तरह की भूमिका अदा करता है? कैसे ये काम करता है? कैसे मरीजों को इसका लाभ मिल पाता है? देखिए, पेन और पैलिएटिव केयर हम ये कहेंगे कि जब हम पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं उसके बाद में जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन होता है तो ये पैलिएटिव केयर में ही आता है। और एलोपैथी के अंदर जो पैलिएटिव केयर सेंटर होते हैं उसके अंदर बहुत सारी नार्कोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से उनको बहुत सारे परमिशन की जरूरत पड़ती है। हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी इलाज है इसके अंदर किसी प्रकार की हमें परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन में से कोई भी सेडेटिव ड्रग नहीं है और हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही पेशेंट के पेन को रिलीव कर देता है। तो हमारा जो देवी अहिल्या हॉस्पिटल का जो पैलिएटिव केयर सेंटर है वो वास्तव में बहुत ही एक्सलेंट वर्क कर रहा है। और मेरी तो ये भी गुजारिश है हमारी मध्य प्रदेश शासन से, छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से कि अपने कैंसर हॉस्पिटल में यदि हमारा इलेक्ट्रोपैथी इलाज को भी यदि वो अडेप्ट कर ले और वहाँ से मरीजों को दें तो निश्चित ही हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनकी तकलीफ को हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा मरीज कम तकलीफ के अंदर अधिक समय अपना जीवन यापन कर सकता है। रिकरेंस कैंसर के मरीज अगर डॉक्टर अजय हाइडिया के पास आते हैं तो वो कैसा परिणाम हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, हमारे पास मैक्सिमम मरीज रिकरेंस वाले आते हैं जो अपना इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में कर लिए होते हैं और जब वो दोबारा से वो वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई अब हम इनको दोबारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिकरेंस के बाद दोबारा से कीमोथेरेपी देते हैं या रेडिएशन देते हैं तो पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है उसके शरीर की। तो उस स्टेज में हमारे पास मरीज आते हैं, हम उनको एडमिट करते हैं और बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट हमारे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उनको मिल रहे हैं और पेशेंट अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग भी कर रहे हैं। और ऐसे भी पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिस वाले मरीज भी हमारे ठीक हुए हैं। अभी हाल ही में एक पेशेंट आए थे हमारे पास में जिनको लंग कैंसर था, जिनका ट्यूमर का साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर था। हमने अपना इलाज दिया और 1 महीने के इलाज में ही उनका जो ट्यूमर था वो खत्म हो गया। दोबारा सीटी स्कैन कराया तो वहाँ पे ट्यूमर ही नहीं था। तो इस प्रकार से इतने एक्सीलेंट रिजल्ट भी हैं। ये तो बात हुई परिणामों की, लेकिन अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैंसर का इलाज कितना महंगा हो सकता है, कितना इसमें व्यय करना पड़ सकता है मरीजों को, उनके परिजनों को, वो भी आप हमें बताएं। जी, हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली नहीं है और मध्यम वर्गीय नॉर्मल लोग भी इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अपने मरीज को 5 से 7 दिन अपने एडमिट रखते हैं, उसका खर्चा 5 दिनों का एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जो होता है वो 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास हमारा
7 दिन का खर्चा पड़ता है और 6 महीने की बात करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर पहुंचता है। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरी के लोग हमारे इलाज का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कोई भी लाभ मरीजों को मिल सकता है आपके अस्पताल में? नहीं, अभी ये उपलब्ध नहीं है और हमारी सरकार से मांग ये है कि यदि इसको इस स्कीम में ले लिया जाए तो निश्चित ही कि हमारे हजारों लाखों मरीजों का इसका लाभ मिलेगा, मिल सकता है। जी, कैंसर मरीज और अन्य लोगों को दैनिक दिनचर्या व खान पान से संबंधित किन मुख्य बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि वो कैंसर के संक्रमण में, कैंसर के दायरे में ना आ पाए? हाँ, देखिए, उसके लिए सबसे अहम बात ये मैं कहना चाहूँगा इस विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कि हमारे कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि हम कहेंगे कि हमें ऑर्गेनिक फूड का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ में हमारे खाने के अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें और इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हम कुनकुने पानी में इसको साफ करके उसको करें ताकि जो पेस्टिसाइड है वो थोड़ा सा निकल जाए। और इसके साथ में हम एक्सरसाइज करें और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ के अंदर हम जो इंस्टेंट फूड है उसको हम ना लें क्योंकि इंस्टेंट फूड में भी पेस्टिसाइड का केमिकल होते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग ना किया जाए जी, तो हम इससे बच सकते हैं। साथ की जी हाँ, मेरे पास एक जानकारी डॉक्टर हाडिया कि आप मेडिसिन खुद बनाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि कैंसर रोग के प्रति आपके संस्थान की शोध से संबंधित मुख्य उपलब्धि अब तक की क्या क्या है? डॉक्टर अजय हाडिया के जुबान की कहानी जानना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए क्या है कि जब कैंसर के मरीज हमारे पास में आते हैं वो तकलीफ में होते हैं और हम लोग को नया रिसर्च, नया इन्वेंशन भी कर रहे हैं और हमने ऐसी बहुत सारी हमारे कुछ मेडिसिन हमने तैयार की है। जैसे हमने एक ऑन्कोफोर्ट एक मेडिसिन तैयार की है जो कैंसर के किसी प्रकार के पेन के अंदर, किसी प्रकार के इन्फेक्शन के अंदर उस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। एक हमने पेंटाफोर्ट मेडिसिन यूज की है जो हमारे ब्रेन संबंधित जो डिसीज होती है, इसके अलावा जो नर्वस संबंधित डिसीज होती है उस पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कई मेडिसिन का हम इन्वेंशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें हमें मिल रहे हैं। डॉक्टर अजय हाडिया, क्या कैंसर रोग वाकई में उतना भयावह है जितनी इसकी छवि आज समाज में भयावह बन चुकी है? एक संदेश आपके जरिए दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर रोग बिल्कुल भयावह नहीं है क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि कैंसर यदि हो गया है तो कैंसर का रोगी या कैंसर के परिवार वाले सोचते हैं कि अब इनका जीवन बहुत कम बचा हुआ है और इस मिथ को हम तोड़ना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो सही समय पे सही इलाज कर ले और अपनी डाइट के अंदर परिवर्तन कर लें। देखिए क्या होता है, कैंसर सेल्स के जो हम बोलते हैं फूड होता है वो प्रोटीन होता है। तो हम जब जैसे ही पता लगे कैंसर शरीर में आ गया है तो हम अपने डाइट को परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन डाइट लेने पर कैंसर सेल्स और डेवलप होते हैं। तो हम प्रोटीन डाइट ना लें, हम दूध और दही से बनी चीजें ना लें जी, हाई प्रोटीन डाइट लें तो निश्चित ही कि हम हमारे सेल्स में परिवर्तन होगा और कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स में बदल जाएंगे और कैंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय हाडिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा घातक नहीं है जितनी छवि समाज में इसकी बन चुकी है और आप कैंसर से बहुत जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। कई तरह के उपचार इसमें शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।